हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी जीव के गुणों या आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण डीएनए पर पाए जाने वाले क्षार अनुक्रम के द्वारा होता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी जीव की आनुवंशिक व्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित होती है, गुणसूत्र और उस पर उपस्थित जीन्स के द्वारा या डीएनए पर मिलने वाले अनुक्रम के द्वारा। दो लगातार दो व्यक्तियों में सारे डीएनए अनुक्रम एक जैसे नहीं होते, कुछ जगहों पर ये भिन्न होते हैं। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। अभी जैसे हम जानते हैं कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है, जिससे हम डीएनए के खंडों को अलग कर सकते हैं और उनको क्लोनिंग कर सकते हैं। मतलब क्लोनिंग का मतलब उसकी जैसी कई सारी प्रतियां बना सकते हैं। और इसी डीएनए अनुक्रम को जानने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1990 में। उस प्रोजेक्ट का नाम है मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसको कौन से ईयर में शुरू हुआ है बेटा? 1990 में। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें ये बताया गया है कि एक मानव जीनोम के अंदर लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। और इस अनुक्रम को जानने के लिए यदि प्रति क्षार $3 का खर्चा होता है, तो पूरी की पूरी योजना पर कितना खर्चा होगा? $9 बिलियन का। और इन प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित करने में, मतलब अगर हम इसको टाइपिंग करें और जो किताब बनाए, उस किताब के एक पेज पर अगर 1000 अक्षर हो, 1000 अक्षर, तो ऐसी कम से कम 1000 पृष्ठ वाली तो किताब बनेगी। और उसके अंदर मानव कोशिका के डीएनए की सूचनाओं को आप संकलित करना चाहेंगे तो करीब हमको 3300 बुक्स की जरूरत है। मतलब इतना डिटेल होती है। 3 × 10⁹ जो क्षार युग्म है, उसके बारे में ये बताया कि उसको अगर अनुक्रम पता लगाएं और उसको टाइपिंग के मेथड से रिप्रेजेंट करें, तो 1000 पेज वाली जो बुक है और प्रत्येक पेज पे 1000 अक्षर वाली की आपको कितनी बुक्स की जरूरत पड़ेगी? 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। और इसमें आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, पुनः उपयोग में भी मदद मिलती है। HGP के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं, बायोलॉजी की जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट, ये जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके कुछ लक्ष्य है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आपको इस पर इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करना है। और ये जो है, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं कि एक तो मानव में उपस्थित 20 से 25 हजार सभी जीन्स के बारे में पता लगाना। और सेकंड इसका है आपका कि इसकी जो मानव के डीएनए बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्म अनुक्रम है, उनका निर्धारण करना। इन जानकारी और आंकड़ों, इसमें उपस्थित जितनी भी जानकारी है उनको आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, आंकड़ों का विश्लेषण कर नई तकनीक का सुधार करना। और इस योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करना। ये HGP के 5 लक्ष्य है। पहला तो 20 से 25 हजार जीन्स जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में पता लगाना। फिर आपको बताया गया डीएनए बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्म के अनुक्रम का निर्धारण करना, उसमें जो भी जानकारी है उनको आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करना, आंकड़ों को आपका विश्लेषण करना, नई टेक्निक में सुधार करना। और उस योजना से अगर किसी तरह के मुद्दे उठ रहे, नैतिक, कानूनी और सामाजिक, तो उनके बारे में भी विचार करना। और इस मानव जीनोम परियोजना को पूरी होने में 13 वर्ष का समय लगेगा। और इसमें 2 विभाग रहे हैं, एक तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और एक सेकंड रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। इन दोनों का इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। और ये जो योजना है
इसमें कई अन्य देशों का भी योगदान रहा है, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन, इन सब का सहयोग प्राप्त हुआ है और ये 2003 में पूरी हुई। तो शुरू हुई थी आपकी HGP जो है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और शुरुआत 1990 और एंड 2003 में। ये इसके बारे में है। ये जो योजना है, इसके द्वारा व्यक्तियों में मिलने वाले DNA की विभिन्नता के बारे में जानकारी, मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं को पहचानने, उनके उपचार करने में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के DNA अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। मानवीय अनुक्रम के अलावा अन्य जो अनुक्रम पता किए गए हैं, उनके नाम इस तरह से है। अमानवीय प्रतिरूप में जीवाणु, यीस्ट, कोएनोरेब्डिटिस इलिगेंस एक आपका स्वतंत्र अरोगजनक सूत्रकृमि है, ड्रोसोफिला, और पौधे में धान और एरेबिडोप्सिस, इनके अनुक्रम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट में मानव की जीन्स के अनुक्रम के बारे में पता चला है, और इसके अलावा अमानवीय में कौन कौन आएंगे? जीवाणु, यीस्ट, कोएनोरेब्डिटिस इलिगेंस, ड्रोसोफिला, और पौधों में धान और एरेबिडोप्सिस के पौधे के जीन अनुक्रम पता हो चुके हैं। इनके जीन अनुक्रमों को हम किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड्स बताए गए हैं बेटा। उसमें 2 टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं, 2 महत्वपूर्ण तरीके यूज होते हैं, जिसमें सभी जीन्स को जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं, उनके बारे में ये ध्यान देना। इसे व्यक्त अनुक्रम गुंडी या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स, और दूसरा प्रयास ये कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के एक्सोन और एंट्रोन्स या व्यक्तिक अव्यक्तिक अनुक्रम की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों का निर्धारण, इसे अनुक्रम टिप्पण या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। इन 2 विधि से हम जीन अनुक्रम का पता करते हैं। जैसे ये आपका व्यक्तक अनुक्रम गुंडी, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक तो आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक्सोन्स ही होते हैं, और यूकैरियोटिक में एक्सोन और इंट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। तो उनके अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों का निर्धारण करना, ये घटना कहलाती है अनुक्रम टिप्पण या सीक्वेंस एनोटेशन। कोशिका के कंप्लीट DNA में उपस्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए सबसे पहले इसके छोटे छोटे यादृच्छिक खंड किए जाते हैं, और उन लंबे टुकड़ों, क्योंकि एक बड़े खंड का सीक्वेंसिंग थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उपयुक्त संवाहक से उसको जोड़ दिया जाता है, और फिर होस्ट कोशिका आतिथ्य में भेजा जाता है, फिर क्लोनिंग की जाती है, और क्लोनिंग के बाद जब वो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, तब इन DNA खंडों पर उपस्थित जीन का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आतिथेय के रूप में जो कोशिका काम में ली जाती है, उनके नाम है बेटा जीवाणु कोशिका और यीस्ट कोशिका। संवाहक के रूप में हम जो काम में लेते हैं वो है BAC और YAC। इनके BAC और YAC के फुल फॉर्म आप देखिए, BAC का है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC का है यीस्ट आर्टिफिशियल
क्रोमोसोम। जो ये खंड आपके विलगित डीएनए खंड है, इनको डीएनए सीक्वेंसर, जो कि फ्रेडरिक सेगर द्वारा विकसित विधि पर कार्य करता है, ये आप अंडरलाइन ये थोड़ा सा देखें, खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंसर, जो कि फ्रेडरिक सेगर द्वारा विकसित किया गया, उस थ्योरी पर ये काम करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में इसको काम में लेते हैं। जैसे किसी भी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण करने के लिए जो विकास मतलब विधि विकसित की गई, वो भी फ्रेडरिक सेंगर को ही उसका बेनिफिट जाता है। इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित अंश छादन ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रमण के हेतु जो डीएनए का खंड छोटे छोटे खंडों मतलब ओवरलैपिंग सेगमेंट्स का होना आवश्यक है। जब भी हमको सीक्वेंस पता करनी होती है तो डीएनए के ओवरलैप किए हुए पार्ट्स होने चाहिए। और इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। हम इसको उसकी क्रम पता नहीं कर सकते। अगर ओवरलैपिंग डीएनए सेगमेंट्स बनेंगे तो हम उससे कंप्यूटर द्वारा विशिष्ट आपका प्रोग्राम डालेंगे, उसमें कंप्यूटर में जो सीक्वेंसिंग का पता लगाएगा। जब इन अनुक्रमों की टिप्पणी हो जाएगी और प्रत्येक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स का निर्धारण हो जाएगा। ये काम आपका हो चुका है मई 2006 में। और मानव के 24 गुणसूत्रों में अंतिम था 22 और तीसरा लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई के अनुक्रमण की आवश्यकता है। और जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसका आनुवंशिक और भौतिक नक्शे तैयार करना है। एक और काम बताया, ये क्या काम है कि आनुवंशिक और भौतिक नक्शे तैयार करना गुणसूत्र के। और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो दोहराए गए डीएनए अनुक्रम, जिसे सूक्ष्म अनसंघीय माइक्रो सैटेलाइट और दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों के बहुरूपीय उपयोगिता के बारे में हम यहाँ पे इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या है या विशेषताएं क्या है। तो लक्ष्य हम पहले पढ़ चुके थे, अब हम अभी पढ़ रहे हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं। तो ये विशेषताओं के जो पॉइंट्स है, जब इसका जीन अनुक्रम ज्ञात हो गया 2003 में, तो इससे जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उन रिजल्ट्स को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर बताया मानव जीनोम के अंदर 3164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताया गया औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार होते हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीन जो होती है वो डिस्ट्रॉफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। थर्ड पॉइंट जो बताया इस जीनोम की विशेषता का वो है कि जीन की संख्या 30,000 जो पहले लगभग 80 से 1,40,000 मानी जाती थी, तो काफी कम है, केवल 30,000 है। लगभग 99.9% जो है लोगों में जो न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म होते हैं वो एक जैसे होते हैं। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में अब जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम जो होती है वो आपके प्रोटीन बनाने में काम आती है। केवल 2% या उससे भी कम जीनोम जो है वो प्रोटीन के अनुलेखन में काम आती है। मानव जीनोम के एक बड़े भाग का निर्माण किससे होता है? पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा, मतलब रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। जो पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम है उसके फैले हुए भाग, जिनका कभी भी 100 से या 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, इनका सीधा कूटलेखन में कोई भी कार्य नहीं है, लेकिन गुणसूत्र की संरचना, गतिकी और विकास के बारे में उसकी जानकारी मिलती है। और गुणसूत्र में
जो सर्वाधिक जीन मतलब गुणसूत्र 1 में सबसे ज्यादा जीन होती है 2968 और वाई में सबसे कम होती है 231। ये छोटे प्रश्न के हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसे स्निप्स कहते हैं का पता लगाया था। तो यहाँ पे छोटे प्रश्न में ये वाला बिंदु भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि गुणसूत्र पहले में सबसे अधिक जीन है आपका 2968 और वाई में सबसे कम है 231। और ज्यादातर हम जानते हैं कि सभी डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंड होते हैं, पर कुछ जगह ये सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड वाला आपका डीएनए होता है और वो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसको स्निप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि इस HGP प्रोजेक्ट का आगे मतलब भविष्य में क्या उपयोग है और क्या इसके लिए चुनौतियां होगी। तो इसके लिए आपको ये बताया गया है बेटा कि ये डीएनए अनुक्रम की अगर हमको सार्थक जानकारी प्राप्त हो जाए और इससे हम हमारे जैविक तंत्र को समझ सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आनुवंशिक रोग हो गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो आनुवंशिक रोग है वो डीएनए और जीन के अंदर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या कोई त्रुटि आ जाने से पैदा होता है। तो अगर हमें सही अनुक्रम पता है और हमारे पास सही जीन की कॉपियां तैयार है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। तो सबसे ज्यादा तो HGP का जो उपयोग रहा है वो ये है, दोनों ही क्षेत्र में सार्वजनिक और असार्वजनिक क्षेत्र में इसका योगदान रहा है। HGP अनुक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा है कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हुआ। पहले केवल एक या कुछ जीन के बारे में ही अध्ययन कर पाते थे, अब पूर्ण जीनोम के बारे में जानकारी है और इसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। मानव जीनोम में मिलने वाली सभी जीन्स के बारे में जानकारी है, विशेष ऊतक अंग या अर्बुद में मिलने वाले सभी अनुलेखन, हजारों जीन्स और प्रोटीन्स आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं, ये सब जानकारी भी हमको मानव जीनोम प्रोजेक्ट से होती है, जिससे हम हमारे जीवन के रसायन में वांछनीय बनाने में उपयोगी है। ये यहाँ जीवन का रसायन क्या है बेटा आपका डीएनए अणु। आप इस डीएनए अणु में काट-छांट करके कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, आनुवंशिक रोगों को दूर कर सकते हैं, ये इसमें उपयोग है। या किसी व्यक्ति में किसी तरह का भी कोई नया गुण विकसित करना चाहते हैं तो हमें उसका त्रुटि रहित जीन को वहां ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से ये HGP पे अगर हमें सारा अनुक्रम पता है तो हम इस तरीके से इसको वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये जो बिंदु है HGP या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।